नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने आखिरकार आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ली है। उन्हें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद ही पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं और पुष्कर सिंह धामी के बाद सतपाल महाराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सतपाल के अलावा धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल और चंदन रामदास को भी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आपको बताते चलें कि पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और वो सूबे के 12वें सीएम हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौंपी थी। सोमवार शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से उसका नेता चुना गया था। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार मिली थी और हार के बावजूद बीजेपी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी को अब 6 महीने के भीतर ही जीत हासिल करके विधानसभा का सदस्य बनना होगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में भाजपा ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। प्रदेश को रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली है, तो वहीं कुछ ही देर में परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार महिला स्पीकर बनने जा रही हैं और इसी के साथ ही भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को विधानसभा स्पीकर बनाए जाने का ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में भाजपा ने यह नया इतिहास लिखा है और रितु कोटद्वार से विधायक चुनकर आई हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कोटद्वार से उनकी ये जीत कई मायनों में खास रही। कोटद्वार सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया था और अब इसके साथ ही अब पहली महिला स्पीकर का बनकर इतिहास उन्होंने रच दिया है। रितु खंडूरी भूषण ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ 3687 वोटों से जीत हासिल की। रितु दूसरी बार मैदान में उतरी थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में रितु खंडूरी को बीजेपी ने आखिरी समय पर यमकेश्वर से हटाकर कोटद्वार सीट से प्रत्याशी बनाया था। रितु खंडूरी भूषण को आपको बता दें कि उनका जन्म नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को एक फौजी परिवार में हुआ था। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के राधा बल्लभपुरम गांव निवासी उनके पिता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी तब तक फौजी अफसर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर भाजपा सरकार में मंत्री बने।
और युवा पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का बेशक गौरव प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके सामने अब कई चुनौतियां भी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही अब ये चुनौतियों के चक्रव्यूह में खड़े नजर आएंगे धामी। चक्रव्यूह का सबसे पहला द्वार उपचुनाव की परीक्षा होगा। धामी के सामने सबसे पहली चुनौती होगी उपचुनाव की, और वो चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बने हैं। इसी पद पर बने रहने के लिए उन्हें सबसे पहले उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। उनके लिए 5 विधायक पहले ही अपनी सीट खाली करने का ऐलान कर चुके हैं। धामी को ऐसी सीट का चयन अब करना होगा जहां उनकी चुनावी डगर आसान हो सके। चुनौतियों के चक्रव्यूह का दूसरा द्वार होगा केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों का, जिन पर खरा उतरने की चुनौती धामी के सामने होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और 2025 तक उत्तराखंड आदर्श राज्य होगा। मोदी के इसी विजन को जमीन पर उतारने की चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने है। इसके बाद शहरी निकाय चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव की चुनौती धामी के सामने होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौती, और तीसरी चुनौती इसमें यह होगी कि सरकार और संगठन के मध्य समन्वय बैठाना। चुनाव जीते विधायकों से लेकर पार्टी में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की अपनी सरकार से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, और इन्हीं अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को किस हद तक पूरा और नियंत्रित कर पाएंगे, ये धामी के राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा। सियासी जानकारों को मानना है कि राजकाज सहज ढंग से चलाने के लिए जरूरी है कि सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय हो। उत्तराखंड की सत्ता में दायित्व का बंटवारा सबसे बड़ा सिरदर्द है। सरकार बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की निगाहें सरकारी दायित्वों पर होती हैं। त्रिवेंद्र सरकार में संगठन के भीतर नाराजगी की एक बड़ी वजह दायित्वों के बंटवारे में देरी मानी गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि धामी के लिए अब दायित्वों का बंटवारा किसी चुनौती से कम नहीं होगा। चुनावी चक्रव्यूह की एक बड़ी चुनौती चुनावी वादों को पूरा करने की भी है। धामी को पार्टी के दृश्य पत्र को लागू करना है और उन पर सामान्य नागरिक संहिता, भू कानून, जनसंख्या नियंत्रण सरीखे वादों को भी पूरा करने का दबाव बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में आज श्री झंडे जी का आरोहण हुआ है। आपको बता दें कि जैसे ही श्री झंडे जी का आरोहण हुआ, गुरु महिमा की जयकारों के शहर गूंज पड़ा। श्रद्धा और भक्तिभाव संगते डूब गए और प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, मानवता, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक ऐतिहासिक श्री झंडा जी मेले का श्री झंडा जी आरोहण के साथ ही शुभारंभ हो गया है। दूध, दही, घी, मक्खन, गंगा जल और पंच गव्यों से नए श्री झंडा जी को स्नान कराया गया। विधिवत वैदिक विधान से पूजा अर्चना के बाद अरदास की गई और 10 बजे श्री झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने का कार्य शुरू किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि एक बार फिर से झंडे जी का विधिवत आरोहण किया जाएगा और इसका एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। ऐतिहासिक मेले के लिए 90 फीट ऊंचा ध्वज झंड कंधों पर उठाकर संगत पहुंची थी और कोरोना से स्थिति सामान्य होने के करीब 2 साल बाद इस साल भव्य स्वरूप से मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में भाग लेने के लिए देश और विदेश से भारी संख्या में संगत और श्रद्धालु देहरादून पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से पुराने श्री झंडे जी का उतारने का कार्यक्रम शुरू हुआ और 24 मार्च को ऐतिहासिक नगर परिक्रमा होगी। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने मेले में शामिल होने वाली संगत और श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने की भी अपील की। मेले के भव्य आयोजन के लिए श्री दरबार साहिब श्री झंडा जी मेला आयोजन समिति की ओर से सोमवार की देर शाम तक सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 41 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना के 297 एक्टिव केसेस मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 22 नए मामलों में सर्वाधिक 9 मामले देहरादून और 8 मामले हरिद्वार में सामने आए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 2, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर में एक मामला सामने आया है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आ पाया है। उधर मंगलवार को प्रदेश में करीब 22,980 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। अब तक प्रदेश में 86,26,550 को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 80,13,041 को दोनों डोज दी जा चुकी है।
और कोरोना संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा असर स्कूली शिक्षा पर पड़ा है। करीब 2 साल तक स्कूलों के खुलने और क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने का इंतजार कर रहे छात्रों के चेहरे पर अब पहले की तरह एक बार फिर से खुशी है और वो चहकने लगे हैं। कोरोना से सामान्य हो रही स्थिति से स्कूली छात्रों से गुलजार और जीवंत होने लगे हैं। हालांकि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग शिक्षकों और छात्रों की आदत बन गई है। स्कूल में भी इन दिनों बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन दोस्तों के साथ स्कूल में ज्यादा समय बिताने का मौका छात्रों को नहीं मिल रहा। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लंबे लॉकडाउन के बाद अब शासन की ओर से प्रदेश में बीती 7 फरवरी से कक्षा 1 से 9वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे, जबकि 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था। ऐसे में अब स्कूलों में सुबह सुबह बच्चे पहुंचने लगे हैं, तो वहीं ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे और अभिभावकों को भी निजात मिल गई है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रधानाचार्य अमित शर्मा ने कहा कि कोरोना के बाद स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराने में परिवर्तन आया है। कक्षा में मास्क की अनिवार्यता है और इसी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान रखा जा रहा है, जो कोरोना से पहले कभी नहीं किया गया था। खबर फूलचट्टी से है, जहां पर राफ्ट पलटने की वजह से डूबे कोलकाता के पर्यटक का शव एसडीआरएफ ने पशुलोक बैराज जलाशय से बरामद किया है। तो वहीं पुलिस को जलाशय में एक दूसरा शव भी मिला, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों ही शवों को एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस ने अज्ञात शव की शनाख्त के लिए हाल ही में सच्चा धाम घाट के पास गंगा के डूबे हुए पर्यटक के परिजनों को बुलाया है। बताते चलें कि 12 मार्च को फूलचट्टी में गोल्फ कोर्स रैपिड के पास राफ्ट पलटने की वजह से 4 पर्यटक गंगा में बह गए थे। इनमें से 2 पर्यटकों को राफ्टिंग गाइड और हेल्परों की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया था। हालांकि एक अन्य पर्यटक तैरकर चट्टान पर चढ़ गया था, लेकिन गंगा में गिरते ही कोलकाता के पर्यटक अंकित मुखर्जी की लाइफ जैकेट खुल गई, जिसकी वजह से वो नदी की तेज धारा में ओझल हो गए। 10 दिन से चल रहे इस सर्च अभियान के बाद अब पुलिस ने मंगलवार को पशुलोक बैराज जलाशय से 2 शव बरामद कर लिए हैं। एसडीआरएफ ढालवाला प्रभारी कविंद्र सजवाण ने बताया है कि पहले जो शव बरामद किया गया है उसकी पहचान अंकित मुखर्जी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि राफ्टिंग के दौरान पहने हेलमेट से मृतक की पहचान हुई। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा शव किसका है, अब तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। कविंद्र सजवाण ने बताया कि रविवार को मनीष गंगा में बह गया था। युवक के परिजनों को दूसरे शव की शनाख्त के लिए सूचित कर दिया गया है। एसडीआरएफ ने दोनों शव पुलिस को सौंप दिए, तो वहीं पुलिस शवों को एम्स की मोर्चरी में रखवा चुकी है। बैरागी कैंप स्थित बजरीवाला झुग्गी झोपड़ी बस्ती में खाना बनाते समय आग लगने से 36 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इनमें से 6 लोग झुलस गए और उन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दरअसल दमकल की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग फैलने से रोक दी। डीएम और एसएसपी समेत कई अन्य अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जो भी नुकसान हुआ उसका जायजा लिया है और प्रशासन की तरफ से तत्काल ही आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई। हालांकि अग्निकांड में जलहानि होने की बात कही गई है, लेकिन ज्यादा जलहानि नहीं हुई है। ऐसे में कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में बजरीवाला में झुग्गी बस्ती थी, जहां पर आग लगी थी। इस बस्ती में 500 के करीब झोपड़ियां हैं। मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे बस्ती की एक झोपड़ी में खाना बन रहा था और खाना बनाते समय घास फूस से बनी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि 36 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बस्ती में आग लगने की सूचना मिलते ही अन्य झोपड़ियों में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और नलों से पानी भरकर आग पर डालकर बुझाने का प्रयास किया गया। लोगों ने घरों के अंदर रखा सामान भी जैसे तैसे करके बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन इसी बीच अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सीएफओ नरेंद्र सिंह कुंवर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घंटों की मशक्कत की गई और उसके बाद अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि कई महिलाएं धुएं के चलते बेहोश भी हो गईं और उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, तो वहीं कई लोगों की आग बुझाने की कोशिश में हाथ भी जल गए हैं। मौके पर डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, एसडीएम पूरन सिंह राणा और सीओ सिटी शेखर सुयाल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अमला भी पहुंच गया है।